बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप, इसका थ्योरम नंबर 2 सॉल्व करना है। 12 चैप्टर का थ्योरम नंबर 2। इसमें देखेंगे, इसमें ये जो 12 चैप्टर का थ्योरम नंबर 2 है, ये एक्चुअली कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है। जो आप पहले थ्योरम 1 कर चुके हो इसी चैप्टर का, उसका ये उलट है, कन्वर्स है। यानी कि उसके अंदर जो चीज़ प्रूव करनी थी वो इसके अंदर गिवन में है, और इसके अंदर जो चीज़ गिवन में है वो उधर हमने प्रूव की थी। तो इसे कन्वर्स कहा जाता है। जब स्टेटमेंट उल्टी कर दी जाए, गिवन वाला प्रूव में दे दो और प्रूव वाला गिवन में दे दो, तो इसको कन्वर्स ऑफ थ्योरम बोला जाता है। तो लिहाजा ये भी कन्वर्स ऑफ थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम मीन के थ्योरम का मसले का बयान क्या है। तो मसले का बयान ये है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्राम द एंड पॉइंट, कोई सा नुक्ता जो आखिरी नुक्तों से बराबर फासले पर है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन के टुकड़े के, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है। फिर से समझें कि एक ऐसा नुक्ता जो कि एक लाइन के टुकड़े के आखिरी नुक्तों से बराबर फासले पर है, तो वो नुक्ता उस लाइन के राइट बाइसेक्टर के भी ऊपर ही होता है। तो इस बात को साबित करने के लिए मैंने जो अहम बातें थी अंदर वो निकाल ली हैं, उनको पहले एक्सप्लेन किया है। तो लाइन सेगमेंट, इसमें लाइन सेगमेंट का लफ्ज़ आ रहा था। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये ए बी एक लाइन का टुकड़ा है, लाइन का एक पीस है। तो इसको ए बी हम ऐसे भी लिखते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट होता है, इसके ऊपर ये लाइन का निशान डालना होता है। तो इस तरह से ए बी एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद यहाँ पर राइट बाइसेक्टर की बात आई है। तो राइट बाइसेक्टर आर बी, जिसको मैंने मुख्तसर नाम दिया है आर बी, ये क्या होता है, ये एक लाइन ही होती है। राइट बाइसेक्टर एक ऐसी वर्टिकल लाइन होती है जो किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी को 90 के एंगल पर एक तो काट रही होती है, और दूसरा ये बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही होती है। ए सी इज इक्वल टू बी सी का मतलब है बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही होती है। तो राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को बोला जाता है, एक ऐसी लाइन, ये एल एम है, ऐसी लाइन को बोला जाता है जो किसी दूसरी लाइन को 90 के एंगल पर काट रही होती है, यानी कि बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके बिल्कुल नॉर्मल पे होती है, उसके बिल्कुल राइट एंगल पे होती है, और उसको उसके मिड पॉइंट में से भी गुजर रही होती है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही होती है। उस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में काट रही होती है। जैसे मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरह से जो दरमियान में से गुजरने वाली लाइन है और 90 की डिग्री पर काटने वाली लाइन होती है, उसे राइट बाइसेक्टर बोला जाता है। 90 की डिग्री पर काटने वाला या 90 की डिग्री पर दो हिस्सों में तकसीम करने वाला। तो इसकी दोनों शर्तें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो इसके अलावा मैंने एक और भी बनाया है राइट बाइसेक्टर, ये वाला ए सी पी। तो ये वाला राइट, यहाँ पर ए सी पी ये 90 का एंगल है, और इधर से बी सी पी ये वाला भी 90 का एंगल है। तो इसमें भी दो 90 के एंगल हैं, और ये भी एक राइट बाइसेक्टर ही है। तो इसमें अगर 90 का यहाँ पर एंगल दिखाया गया है बॉक्स बनाकर, ये बॉक्स 90 के एंगल को शो करता है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया। अगर नहीं भी दिखाएं तो फिर भी यहाँ पर देखें, ये दोनों तरफ एल शेप बन रही है। इस तरफ भी एल की शक्ल बन रही है, इस तरफ भी एल की शक्ल बन रही है। तो जब भी कहीं एल की शक्ल बन रही हो, वो भी 90 का एंगल ही तस्वर किया जाता है। तो इस तरह से आपके थ्योरम में उसने इस तरह एल की शक्ल बना दी है, 90 का एंगल बाकायदा उसने दिखाया नहीं है। इसलिए मैंने 90 के एंगल की दोनों शक्लें दिखा दी हैं कि 90 का एंगल एल की शक्ल में भी बन सकता है और बॉक्स बनाकर भी ज़ाहिर किया जा सकता है। उसके बाद आपके थ्योरम में आगे आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं?
तो इस लिहाज से एंगल्स की दो किस्में होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं कि जिन दो एंगल्स को आपस में मिलाएं, जैसे कि 60 डिग्री को और 120 डिग्री को आपस में मिलाते हैं तो टोटल 180 आंसर आ जाता है। तो ऐसे दो एंगल जिनको मिलाने से टोटल 180 डिग्री आंसर आए, वो दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ACD यानी कि 120 डिग्री वाला एंगल है। फिर से देखो ACD यानी कि 120 डिग्री वाला एंगल और BCD यानी कि 60 डिग्री का एंगल। तो ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों सीधी लाइन के ऊपर हैं, बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर हैं, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन एंगल को 180 डिग्री बोला जाता है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों मिलकर 120 डिग्री और 60 डिग्री 180 बना रहे हैं। तो लिहाजा ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं आपस में एक दूसरे के। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझ सकते हैं कि वो 180 दोनों मिलकर 180 बना रहे होते हैं। तो अगर मैं और लेता हूँ कोई, तो यहाँ पर मैंने इस तरफ 50 डिग्री का बना दिया है और इधर मैंने 130 का बना दिया है। तो 130 और 50 भी मिलकर दोबारा 180 ही बनाते हैं। तो लिहाजा ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इस तरह से आप बेशुमार जोड़े निकाल सकते हैं जो 180 डिग्री बनाते हैं। तो वो सारे के सारे जोड़े एंगल्स के सारे पेयर्स जो 180 बनाते हैं आपस में मिलकर जमा होकर, वो सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं। तो आगे ये थोड़ी सी फिर तफसील बताई है कि राइट एंगल हो या परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो, ये सारे 90 डिग्री के एंगल के लिए अल्फाज होते हैं। राइट एंगल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, राइट, ये सारे 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। अब है सलूशन, हमारे प्रॉब्लम का सलूशन हमने करना है, यानी कि मसले को हल करना है। तो उसको हल करने के लिए मैंने इसकी जो स्टेटमेंट थी, टोटल स्टेटमेंट इसकी एनी से लेकर यहाँ तक टोटल स्टेटमेंट, इसके मैंने दो हिस्से बनाए हैं। तो दो हिस्से मैंने इसलिए बनाता हूँ मैं दो हिस्से, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि गिवन वाला हिस्सा कौन सा है और टू प्रूव वाला हिस्सा कौन सा है, साबित करने के लिए कौन सा हिस्सा है। तो सॉल्यूशन में गिवन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वो पार्ट स्टेटमेंट का जो गिवन में शुमार होता है, जिसको हम गिवन वाला हिस्सा कहेंगे, जिसकी मदद से डायग्राम बनाई जाती है, ये गिवन वाला हिस्सा ही होता है जो हमें इसकी डायग्राम बनाने में या थ्योरम की तस्वीर बनाने में मदद करता है। तो आप लोगों को अक्सर थ्योरम की वजह तस्वीर बनाने में गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने इतना वाज़े कर दिया है कि कभी आप लोग गलती कर ही ना पाएँ। तो गिवन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट का दिया जाने वाला हिस्सा वो क्या है, एनी पॉइंट को मैंने AP कह दिया है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, हर वो नुकता, कोई सा वो नुकता जो बराबर फासले पर हो फ्राम द एंड पॉइंट, आखिरी नुकतों से, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के। तो ये देखिए मैंने एनी पॉइंट AP, एनी पॉइंट ये वाला बना दिया, ये लाइन सेगमेंट AB बना दिया, ये उसका EP एंड पॉइंट, एक ये वाला एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, ये EP दोनों एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के। जो लाइन सेगमेंट AB है, AB लाइन सेगमेंट, इसका EP एक एंड पॉइंट है, ये वाला A वाला, और B वाला को भी EP मैंने कहा, यानी कि ये भी एक एंड पॉइंट है, B के ऊपर भी B भी एक एंड पॉइंट है। तो इधर से इसके पास कोई सा नुकता, ये कोई सा नुकता P है, तो अगर ये नुकता बराबर फासले पर है, उसने ये कहा ना इक्वी डिस्टेंस, तो मैंने इसलिए AP को 4 सेंटीमीटर शो किया, इधर से BP को भी 4 सेंटीमीटर लिख दिया है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये नुकता दोनों एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। फिर से देखो वो गिवन में क्या दे रहा है, वो कहता है कि एनी पॉइंट, कोई सा नुकता, इक्वी डिस्टेंस फ्राम द एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट से यानी कि आखिरी नुकतों से, किसी लाइन के आखिरी नुकतों से बराबर फासले पर होता है। तो ये उसने गिवन के बारे में हमें बताया है कि ये बातें मैं बता रहा हूँ, इन बातों की मदद से आप ये साबित करके दो कि क्या यही वाला जो नुकता है कि जो
किसी भी लाइन के आखिरी नुक्तों से बराबर फासले पर होता है, वो नुक्ता राइट बाइसेक्टर पर भी होता है या नहीं। तो ये बात हमने साबित करनी है। अब मैंने मज़ीद जो आपकी बुक में गिवन दिया हुआ है वो मैंने लिखा है कि उसमें वो क्या कहता है, गिवन में क्या लिखना है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन का टुकड़ा है, जैसा कि यह हमने देखा, ये ए बी हमने लाइन का टुकड़ा बनाया। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज़ सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, और ये पॉइंट पी इस तरह से है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये इस वजह से है क्योंकि उसने इक्वी डिस्टेंस बोला था, इक्वी डिस्टेंट बोला था, तो इसलिए हमने इनको 4-4 सेंटीमीटर बनाया था। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हमने इसलिए लिखा है। अब देखें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन का एक टुकड़ा है। पॉइंट पी इज सच दैट, पॉइंट पी इस तरह से बनाया गया है उसके ऊपर कि सच दैट के पी ए इज इक्वल टू पी बी, के पी ए और पी बी तकरीबन बराबर बराबर हैं, मतमासल हैं, कंग्रुएंट हैं। टू प्रूफ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का वो हिस्सा जिसे हमने साबित करना है, जिसकी मदद से हमने साबित करना है वो ये है, आखिर में यहाँ पर दिया हुआ आपकी स्टेटमेंट में, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। पीछे डॉट डॉट लगा दिए हैं, मतलब ये कि पीछे गिवन वाला हिस्सा आ जाता है। अब जो बात इसने टू प्रूव में कही थी, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो मैंने वही बात यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखा दी है। वो ए बी लाइन बनाई है और उसके ऊपर जो पॉइंट पी था उसको इसके साथ मिड पॉइंट के साथ मिला दिया है, तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर शो कर दिया है, दिखा दिया। अब देखें, टू प्रूफ जो हमने साबित करना था, तो साबित करना है वो उसके बारे में जो बात हमने लिखनी है, दी पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर, वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ये सीधी लाइन राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी की ये राइट बाइसेक्टर है, यानी कि ए बी लाइन को ये 2 हिस्सों में काटता है और 90 पर काटता है। इस बात को हमने साबित करना है कि ये जो नुक्ता है वो ए बी लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, और राइट बाइसेक्टर जो होता है वो इस ए बी लाइन को 2 हिस्सों में काटता है। तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने इस नुक्ते को प्रूव करना है। अब देखें, कंस्ट्रक्शन बनावट में क्या किया, जॉइन पी टू सी, पी को सी के साथ जोड़ दिया, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो ए बी लाइन का मिड पॉइंट है ना सी, उसके साथ पी पॉइंट को हमने जोड़ दिया है। तो इसको आपने डॉटेड लाइन से जोड़ना है, मुझसे हार्ड लाइन से जुड़ गया, लेकिन आप लोगों ने डॉटेड लाइन से जोड़ना है। और बराबर बराबर होने को, ए पी इज इक्वल टू बी पी, इसके बराबर होने को ये एक लाइन से दिखाना है आप लोगों ने। तो क्योंकि ए पी बराबर है बी पी के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है ये नुक्ता, वो हमने उसने गिवन में बताया हुआ है, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इस वजह से उसको बराबर शो करने के लिए ये दोनों लाइनें लगाई हैं कि ये बराबर बराबर है, और ये पॉइंट पी इसके ऊपर बनाया और इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दिया है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हमारा हिस्सा आ जाता है वही कि अगर एक चोर को पकड़ लिया है तो जज ने उसका फ़ैसला देना है। तो जज फैसला देते हुए, दोनों के वकील होते हैं, चोर के भी वकील होते हैं और जिसकी चोरी हुई होती है उसके भी वकील होते हैं। तो आपस में बहस करते हैं, एक स्टेटमेंट देता है जो वकील स्टेटमेंट देता है वही उसके बारे में फिर रीज़न भी देता है। तो जज स्टेटमेंट और रीज़न्स को देख कर फैसला करता है कि वाकई चोरी वाली बात सच्ची है या ऐसे ही इल्ज़ाम लगाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने जो गिवन में दिया है उसकी मदद से प्रूफ हो जाता है कि नहीं हो जाता, प्रूफ वाली बात सच साबित होती है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि होती है कि नहीं। तो अब हमें पता है यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं, एक ट्राइंगल इस साइड वाली है, एक इस साइड वाली है।
तो इन दोनों ट्राइंगल को आप अलहदा से निकाल भी सकते हो, आप यूं भी निकाल कर लिख सकते हो कि आप एक ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को आप ACP और BCP इनको आप निकाल कर भी अलहदा भी लिख सकते हो। और यहाँ पर उसने इकट्ठी दिखाई हुई हैं और इकट्ठी भी रख के आप अगर आसानी से समझ सकते हो तो आप समझ लें। तो मैंने दोनों सूरतों में ये बना दी हैं। इसमें देखें ACP इस तरफ वाली ट्राइंगल यानी कि ये वाली ACP इस तरफ वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का निशान है। कोरिस्पोंडेंस, ये कोरिस्पोंडेंस का मतलब है मुताबिकत होना, यानी कि तकरीबन बराबर बराबर हैं। क्या ये वाकई बराबर बराबर हैं, हमने इनकी देखना है कि क्या इनकी हर एक साइड आपस में बराबर आती है कि नहीं, इनका हर एक एंगल आपस में बराबर आता है कि नहीं। तो बराबर होने को देखने को कोरिस्पोंडेंस कहा जाता है या मुताबिकत कहा जाता है। तो ये दोनों ट्राइंगल मुताबिकत रखती हैं, ACP BCP, ये ट्राइंगल BCP है, ये मुताबिकत रखती हैं। तो इसमें आप देखो कि PA = PB, यहाँ पर देखें PA = PB, या ये वाला PA = PB, ये कहाँ से आया, गिवन से, PA = PB। तो लिहाजा गिवन सामने लिख दिया इसके, और ये क्योंकि लाइनें थीं तो इसलिए ऊपर लाइंस का निशान भी लगा दिया। और ये कंग्रुएंट है, दरमियान में कंग्रुएंट का निशान है, तकरीबन बराबर होना। अब देखें ये PC दोनों के दरमियान में है, दोनों का मुश्तरक है या दोनों का कॉमन है। तो लिहाजा PC = PC उसको कॉमन लिख दिया। तो यहाँ पर भी PC और PC सेम चीज़ है, तो ये कॉमन मैंने दिखा दिया। तो दोनों के अंदर ये मौजूद है। और AC बराबर है BC के, ये AC बराबर है BC के, ये कंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखो हमने ये कहा था कि जॉइन पॉइंट P to C द मिड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। मिड पॉइंट ऑफ AB होने की वजह से जो C है वो AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि AC यानी कि ये वाला AC बराबर है BC के। तो ये AC और ये BC आपस में बराबर बराबर हैं, इसलिए AC = BC लिख दिया। क्योंकि वो C मिड पॉइंट है तो लिहाजा इधर वाला फासला और इधर वाला फासला आपस में बराबर बराबर है। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 ही है, अगर यहाँ 2 है तो इधर भी 2 ही है। तो 2-2 सेंटीमीटर या 4-4 सेंटीमीटर कुछ भी आप समझ लें कि ये दोनों बस बराबर बराबर हैं। तो इस वजह से AC इज़ कंग्रुएंट टू BC हम लिख दिया, जो कि कंस्ट्रक्शन से साबित हो गया। अब देखो हमें 3 चीज़ें साबित हो गई हैं कि वो बराबर बराबर हैं। इसकी साइड के बराबर, इसकी दरमियान वाली साइड इसकी और इसकी दरमियान वाली साइड बराबर हैं, इनकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर हैं। तो 3 साइडें बराबर हो गई हैं। 3 साइड बराबर हुई तो ये जो हमने कंग्रुएंसी बनाई थी वो उसको आपने कोरिस्पोंडेंस हमने बनाई थी उसको हमने कंग्रुएंसी में बदल देना। तो कोरिस्पोंडेंस का साइन हटाकर आपने कंग्रुएंसी का साइन लगा देना है और आपने शो कर देना है कि ये वाली ट्राइंगल ACP BCP के अब बराबर हो चुकी है। वजह यह है कि हमने 3 चीज़ें बराबर ढूंढ ली हैं। तो 3 चीज़ें जो है ना वो सारी साइड्स हैं, इसलिए सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू सेगमेंट। तो सारे तीनों के लाइन सेगमेंट या तीनों की साइड्स आपस में बराबर बराबर आ गई हैं। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर बराबर आ चुकी हैं। जब दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर बराबर आ चुकी हैं तो उनकी हर एक चीज़ बराबर बराबर है, क्योंकि ये ज्योमेट्री का रूल है कि अगर 2 ट्राइंगल की 3 चीज़ें आपस में बराबर मिल जाती हैं तो उनका सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ बराबर होने का मतलब ये है कि इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के बराबर है। मतलब ये कि उनके तीनों के, एक के तीनों एंगल दूसरी के तीनों एंगल्स के बराबर हैं। तो इस तरह से हम अपनी बात तलाश कर सकते हैं कि जो कि राइट एंगल वाली बात थी, यानी कि ये भी 90 का तो ये भी 90 का एंगल है। अब देखते हैं वो कैसे हमने निकालनी है। तो आगे थोड़ा सा देखें। जब ये बराबर आ गया हमने पोस्टुलेट लगा दिया सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू सेगमेंट। अब देखें कि एंगल ACP यानी कि ACP
ये वाला और BCP ये वाला, ये दोनों बराबर बराबर हैं। मतलब ये कि जब साइडें सारी बराबर आ गई थी तो एंगल भी बराबर बराबर हैं। जब एंगल दोनों बराबर बराबर हैं हमने उसको नंबर 1 का नाम दे दिया। क्यों हमने कहा कि ये बराबर बराबर हैं? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइएंगल, मतलब ये कि सारी ट्राइएंगल जो बराबर प्रूव हो चुकी हैं, तो जब सारी ट्राइएंगल बराबर प्रूव हो चुकी हैं तो उनके एंगल भी कंग्रुएंट हैं। जैसे कि मैंने ये बोला कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, सॉरी ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब सारे एंगल्स भी बराबर बराबर हैं, सारी साइड में बराबर बराबर हैं, इसलिए इनमें से इस एंगल की बात करने लग गया वो। ACP इज़ कंग्रुएंट टू BCP, कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ कंग्रुएंट ट्राइएंगल। जो बराबर बराबर ट्राइएंगल्स होती हैं उनके मुताबिकत वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। बट मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP, लेकिन ACP एंगल की, ये एंगल का निशान है, ACP एंगल की जो पैमाइश है और उसे अगर प्लस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल BCP में, तो ACP एंगल इसको अगर BCP यानी कि BCP इस एंगल में प्लस करते हैं, दोनों में प्लस करते हैं तो सीधी लाइन बन जाती है और सीधी लाइन 180 की होती है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर बराबर थे और ये सीधी लाइन पर थे, तो इस वजह से सीधी लाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स को दिखाती है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को। तो लिहाजा ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं और 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर दो एंगल्स को जमा करके जवाब 180 आ जाता है तो 180 डिग्री आ जाता है, तो समझो वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इस तरह से इनका भी आंसर 180 आता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, सीधी लाइन पर हैं, तो 180 आंसर आ गया, लिहाजा ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब इस 1 और इस 2 की मदद से हम ये दे सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं तो लिहाजा इनके बराबर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनका अलग-अलग आंसर 90 डिग्री है। इनका इकट्ठा आंसर 180 डिग्री है, तो अलग-अलग आंसर इनका 90 डिग्री है। और हमें पता है 90 डिग्री क्या होता है, हमें पता है कि PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। 90 का डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, तो पीछे मैंने बहुत वाज़ेह बताया है। तो PC का मतलब है, सॉरी 90 का मतलब है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होना। तो लिहाजा PC इज़, ये वाला जो PC है वो परपेंडिकुलर है AB लाइन के, क्योंकि ये 90 का एंगल आ चुका है, ये भी 90 का एंगल आ चुका है, लिहाजा हम कह सकते हैं PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। अगर PC AB के परपेंडिकुलर है और ये भी हमें पता है कि CA बराबर है CB के, CA बराबर है CB के, जो कि कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला था, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। फिर एक राइट बाइसेक्टर होने की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। राइट बाइसेक्टर की यही 2 शर्तें मैंने बताई थी कि उसके अंदर क्या होता है कि एंगल 90 का हो और एक उनका मिड पॉइंट हो, आपस में बराबर बराबर हों दरमियान से। तो लिहाजा देखो वो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। एक तो वो उनका परपेंडिकुलर आ चुका है, यानी कि 90 का एंगल उनमें आ चुका है। दूसरी बात यह है कि उनका वो जो नुक्ता है, जो पॉइंट P है, वो दरमियान में भी आ रहा है, उसके C पर आ रहा है। तो लिहाजा CA इज़ इक्वल टू CB, यानी कि इसको AC इज़ इक्वल टू BC ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो CA इज़ इक्वल टू CB। तो दोनों शर्तें पूरी होने की वजह से हमें ये पता चल गया कि PC इज़ आ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि PC जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ AB ही है। तो ये बात हमारी साबित हो गई है कि PC इज़ आ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। जब PC राइट बाइसेक्टर ऑफ AB है तो अब ये जो टू प्रूव वाला हिस्सा है थ्योरम का, वो हमारा सच साबित हो गया। टू प्रूव वाला हिस्सा आप लोगों ने दोबारा इधर अब एंड पे जाकर लिख देना होता है। इट ईस्ट द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इट ईस्ट दैट इज़ मतलब यानी कि पॉइंट P AB लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही है। तो इस तरह से सारी बातें साबित हो गई हैं, और जो उसने गिवन के मुताबिक प्रूव करने के लिए दिया था वो बात सही साबित हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।